गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास है जहाँ पे हम लोग ढेर सारे एमसीक्यूज़ करेंगे जो जिनका रिलेशन सीधे सीधे ईवीएस से है, जहाँ पे स्टैटिक जीके और जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं। आज हमने यहाँ पे जो जीके क्वेश्चंस लिया है वो आपके सीधे सीधे जो सिलेबस अभी जो आपको अलॉट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे हेल्थ, हाइजीन और डिजीज़ भी एक चैप्टर है। फ्लोरा, फाउना, प्लांट, एनिमल सब कुछ है, उसमें हेल्थ, हाइजीन और डिजीज़ है। तो इसके ऊपर लगभग 100 क्वेश्चन और साथ साथ इसमें 50 क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल ईवीएस पेडागोजी के भी मैं रखा हूं। यानी कुल यहाँ पे 150 सवाल है। जी हाँ, जिनका 3 पार्ट में आपको दिया जाएगा। पार्ट 1 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 और पार्ट 3 50 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है, 150 प्लस है, मैं कहूँ तो 200 क्वेश्चन चला जाएगा, जिसमें ईवीएस भी है और ईवीएस पेडागोजी भी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना हो सके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, कोई भी क्वेश्चन इसमें स्किप करने के लायक नहीं है। और मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप भी मन में इस सवालों के जवाब दें, कॉपी पेन से निकाल के आप लोग रेडी हो जाए, ताकि जो भी सवाल आए उसका जवाब पहले दे दें और देखें कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ उससे आपके जवाब जो है मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन न्यूट्रिशन इन क्लास मोर इफेक्टिवली अ टीचर शुड। यानी एक ईवीएस के टीचर होने के नाते आप क्लास में न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण है ना, न्यूट्रिशन, अलग अलग खाने में अलग अलग तरह के पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर जो है बहुत ही प्रभावी रूप से अपने क्लास में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि बच्चे इसमें पूरी तरह से केवल इन्वॉल्व ही ना हो बल्कि अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई कर सके कि हमने जो क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ा, हम डेली जो खाना खाते हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात को, या दूध पीते हैं या कुछ भी खाते हैं, इसमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है, इसको क्लास में इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आस्क द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर टिफिन बॉक्सेस, सी द कंटेंट्स फॉलोइंग बाय टीचर्स एक्सप्लेनेशन। कि आप बच्चों से ये कहें कि आप जो टिफिन लेकर आए हो खोलो, उसमें कौन कौन से खाने की चीज़ें लाए हो, उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन है, क्या इस तरह से करेंगे। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, या आप अलग अलग भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके कई सारे आप उदाहरण दे के समझाएंगे, या आप डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन ब्लैक बोर्ड। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम बनाएंगे। तो न्यूट्रिशन का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या लेन देन है, कोई लेन देन नहीं है। शो द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डेंचर। ह्यूमन डेंचर का क्या मतलब है, कोई सेंस ही नहीं बनता है इसका। तो या तो 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा। अब सभी को आप टिफिन खोलने के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो खाने की चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो इसका जो बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है कि चूंकि आप न्यूट्रिशन चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं क्लास में, पोषण को, ज़रूरी है कि अलग अलग फूड आइटम में उनमें जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं उनका आप एग्जाम्पल दे दे के बच्चों को समझाएं। उसके बाद उनको कहें कि वो डे टू डे लाइफ में जो भी खाते हैं घर में या बाहर, उससे उसको रिलेट करें ताकि ये क्लास इफेक्टिवली अप्लाई हो सके। इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड। इन चारों में से वो कौन से शब्द हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से मिले हुए हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, है ना, यानी रिलेटेड हैं। तो यहाँ है मस्कीटो, मलेरिया, एनीमिया, आयरन। ये तो अलग चीज़ हो गया क्योंकि आयरन की कमी से एनीमिया होता है और मस्कीटो से मलेरिया होता है। चारों वर्ड्स आपस में रिलेट होने चाहिए। आयरन, मलेरिया, एनीमिया एक ही चीज़ हो गया ब्लड का। आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। जी हाँ, ये सही है। आंवला जो है वो आयरन का एक रिच सोर्स होता है और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, जिससे हमें जो है क्या हो जाता है, एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। यानी ये 4 वर्ड्स जो है बहुत ही क्लोजली अपने आप से रिलेट करते हैं, बहुत ही क्लोजली इंटैक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवालों को बहुत ध्यान से अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप आंसर को 1 कर देंगे या लास्ट वाला कर देंगे, क्योंकि लगता है आपस में रिलेशन है। चारों में रिलेशन होना चाहिए, 2 में नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। डिजीज बाई वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरस के जरिए जो इन्फेक्शन होता है उससे क्या कहते हैं। तो बहुत ही फेमस सा सवाल है। इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई मस्कीटो, यानी मच्छर से होने वाले बीमारी का कुछ लिस्ट दिया हुआ है और इसमें सही लिस्ट आपको चुन के बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मच्छर से होने वाला जो सही होगा वो होगा हमारा डेंगू, पता है आपको, मलेरिया और चिकनगुनिया।
ये जो 3 जो डिजीज़ है ये मस्कीटो से होने वाली बीमारी है ना। तो यहाँ मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से होता है ना। डेंगू जो है वो एडिस एजिप्टी से होता है। चिकनगुनिया भी जो है मच्छर काटने से हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, इन एडल्ट दे आर क्रिएटेड इन। जो हमारे शरीर की जो लाल रक्त धमनी जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, वो ऑक्सीजन को वहन करके शरीर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो एडल्ट में यानी कि वयस्क पुरुष में ये रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनता है, रेड RBC कहाँ बनता है? तो ये बनता है इंसानों के क्या में, बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी बात गलत है? जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे बहुत सारी जानने को चीज़ें मिलती हैं। 3 बातें सही होंगी, एक आपका गलत हो जाएगा, है ना। पहला दिया है क्विनाइन, अ मलेरियल ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सिंकोना। क्विनाइन जो है, जो मलेरिया की एक दवा है, सिंकोना नामक पेड़ से मिलता है। इसके पत्ती से, उसके पत्तियों से निकाला जाता है, ठीक है, पत्ती से या छाल से जो भी है, लेकिन क्विनाइन जो है सिंकोना से निकाला जाता है, सही है। राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें ऑयल कहाँ से निकलता है? चावल से तो कभी हमने सुना नहीं है कि वहाँ तेल निकलता है, तो ये रॉन्ग है। यानी हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा। पल्सेस जो है प्रोटीन का स्रोत है, सही बात है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो गुड सोर्स होता है विटामिन का और मिनरल्स का, ये भी सही बात है। तो 1, 3 और 4 सही है। कौन सा रॉन्ग है? तो वो होगा राइस। राइस इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। आगे देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? यानी हमारे शरीर के वे अंग जो शरीर से टॉक्सिक मल मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने का काम करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारे बॉडी को। इनमें से कौन है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ईयर। किडनी छानने का काम करता है, लंग्स भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, बलगम को बाहर निकालता है, स्किन भी पसीने को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये तीनों एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है, लेकिन कान नहीं है, ठीक है। आगे, ड्यूरिंग इन्फेक्शन द डैश काउंट इंक्रीजेज। यानी जब भी किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो शरीर में क्या होता है, किसका संख्या बढ़ जाती है? तो याद रखिए, जब भी शरीर में इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले शरीर में जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या जो है तेजी से बढ़ने लगती है, ताकि बीमारी से आपको रोका जा सके, बचाया जा सके, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड? यानी जो फीमेल मच्छर होता है वो खून क्यों चूसती है? तो फीमेल मच्छर को खून क्यों चूसती है? उसको खून मीठा लगता है क्या, इसलिए चूसती है? नहीं। या अपने जीवन को बचाने के लिए? ऐसा नहीं है। अंडों को रिप्रोड्यूस करने के लिए? ऐसा नहीं है। फॉर जनरेटिंग इन्फेक्शन करने के लिए, या फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया फैलाने के लिए? मलेरिया के जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो होते हैं, वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि जो लार वाली जो ग्रंथि होती है, वहाँ पे ये जो प्रोटोजोआ जो है पाया जाता है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मलेरिया फैलाने के लिए वो ब्लड चूसती है। आगे, बीमारी ही फैलाती है ना, कुछ अच्छा तो होगा नहीं। वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज रिच इन। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो वजन उठाने का काम करते हैं, वो ये जिम एक्सरसाइज क्यों करता है? कि उनके बॉडी का मास, मसल्स जो है उसको बढ़ा सके। तो जब आपको मसल्स बढ़ाना होता है शरीर का, इसके लिए कौन सा डाइट आपको लेना होता है, उस डाइट में क्या सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है? तो आपको पता है कि जब भी आपको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, है ना, आपको मसल्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपको प्रोटीन, ऐसा डाइट चाहिए जो प्रोटीन रिच हो। तो ऐसे व्यक्ति को, वेट लिफ्टर्स को, प्रोटीन से भरे हुए चीज़ जो है खाने पड़ती है। इसलिए प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर ये लोग बहुत ही मात्रा में लेते हैं। अंडे, चिकन, मीट बहुत सारी मात्रा में लेते हैं। Meera and Divya are young girls. Meera likes to eat samosas, cutlet and bread. Divya on the other hand takes an iron deficient diet. Which of the following disorders are Meera and Divya likely to suffer from respectively? कह रहा है मीरा जो है समोसे, कटलेट और ब्रेड खाती है, तली हुई चीज़ें, बाहर की जंक फूड खाती है, और दिव्या जो है ऐसा खाना खाती है जिसमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो बोला इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे मीरा और दिव्या ग्रसित हो सकती है? तो अगर आप तली हुई चीज़ें, समोसा, कटलेट और ब्रेड खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, जिसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। और अब ऐसा खाना खाएंगे जिसमें आयरन की
कमी रहेगी तो उससे अब क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। यानी मीरा ओबेसिटी और दिव्या जो है एनीमिया से पीड़ित हो सकती है। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे है विटामिन्स आर सब्सटेंसेस। विटामिन जो है एक ऐसे पदार्थ होते हैं, देखिए विटामिन जो होता है हमारा शरीर बना नहीं पाता है, शरीर में हम विटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये हमें फूड सप्लीमेंट से लेना पड़ता है, फलों सब्जियों से या पानी से हमको मिलता है। तो विटामिन जो होता है बहुत ही कम मात्रा में बॉडी को चाहिए होती है काम करने के लिए, इनकी ज़्यादा मात्रा नहीं होती है। आप बहुत सारे फल खा लेंगे और सोचेंगे आपको बहुत ज़्यादा विटामिन मिल गया है, ऐसा नहीं। बॉडी को उतना ही ज़रूरत है वो उतना ले लेगा, बाकी जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा मलमूत्र के रूप में। तो विटामिन जो होता है इसका सही आंसर होगा रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। यानी शरीर में विटामिन की कमी होने से बीमारी ना हो, इसके लिए बहुत ही कम मात्रा में शरीर को इनकी ज़रूरत पड़ती है। विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी ले लीजिए, बोन्स के हेल्थ, स्किन के हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो है स्कर्वी को दूर रखने, स्कर्वी नामक बीमारी को दूर रखने के लिए होता है। प्रोटीन अगर आप ना ले तो आपको जो है क्वाशियोरकर और बेरीबेरीज बीमारी हो जाती है कि तो बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज ऑन अ पोस्टर। तो आरती ने क्या किया, एक पोस्टर देखा जहाँ पे एक बीमारी से दूर होने के लिए कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां बताई गई थी। जैसे डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, अपने आसपास पानी जमा ना होने दे। कीप वाटर पोट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, आपके पास अगर पानी का घड़ा हो, कूलर हो या टैंक हो, उसे हमेशा साफ रखें। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, और अगर किसी जगह में पानी इकट्ठा हो भी गया हो तो वहाँ पे तेल का छिड़काव कर दे, क्योंकि तेल जो है वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है ना, और वो जो तेल जो है पानी में घुलता नहीं है, सॉल्युबल नहीं होता, तो पानी के ऊपर एक परत बांध, जिससे क्या होता है मच्छर जो उसमें अंडे नहीं दे पाते। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको ये दूर करने की बात कर रहे थे, ये प्रिकॉशन है डेंगू और जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है मच्छर से फैलने वाली बीमारी, इसको दूर करने के लिए ये पोस्टर या प्रिकॉशन लगाया गया है। तो इस तरह से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देंगे, इसलिए ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आप ये सवाल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, है ना, तो आप एग्जाम में देखेंगे बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी एग्जाम में भय ना लगे कि आपने इन सवालों को किया ही नहीं है ना। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पिप्ड इनटू अ मस्कीटो स्टमक and proved that mosquitoes spread malaria and for his research was awarded prize in medicine in December 1902। कह रहा है कि वो कौन सा पहला बीमारी था जिसने पहली बार एक मच्छर के पेट में देखा, हाँ, कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों से ही फैलता है, और उसके इसी रिसर्च के चलते दिसंबर 1902 को उनको यानी कि फिजियोलॉजी में यानी कि मेडिसिन में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया पैरासाइट की, जो मलेरिया जो है उसकी खोज की थी कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया फैलता है, मच्छरों के पेट में देखकर। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, रजत सेड टू हिज फ्रेंड आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विद फीवर। रजत कहता है दोस्त से कि देखो मैं खेल नहीं सकता, मुझे बुखार है। आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग, मुझे बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है, फीवर है, हेडेक है, और बाद में मुझे पसीना भी बहुत आता है। और आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी अ बिटर मेडिसिन, और जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट के बाद मेरे डॉक्टर ने बहुत ही कड़वा मुझको दवा दिया है। तो रजत किससे जो है सफरिंग है, किससे वो पीड़ित है, तो बार बार बुखार होना, कपकपी होना, सर दर्द करना, पसीने आना, ये जो है, और कड़वी दवाई खाना, ये जो है मलेरिया के लक्षण है, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति को रजत तो क्या है, मलेरिया है। विच विटामिन्स डीजेनरेट्स आफ्टर पॉलिशिंग द राइस। कह रहा है अगर चावल को जब आप पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा विटामिन जो है वहाँ से ख़त्म हो जाता है। आजकल तो फैशन बन गया है, हम जब ग्रोसरी जो किराना की दुकान है जब जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत ही पॉलिश दाल, पॉलिश चावल, जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पैकेट्स में होते हैं उनको लेते हैं। हम किसानों से नहीं खरीदते, किसानों से चावल जो खरीदेंगे वो बिना पॉलिश का होता है, वो लगता है खाने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सारा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल तो दुनिया भर का उसी में भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही चावल को आप पॉलिश कर देते हैं उसके सारे विटामिन ऊपर ही तो होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो राइस की जहाँ तक बात है तो थायमीन जो है यहाँ से निकल जाता है। थायमीन जहाँ तक मेरा ये B1, विटामिन B1 को बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं, एक बार देख लीजिएगा, विटामिन B1। और विटामिन B12 जैसे कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 जो है वो जो नर्वस सिस्टम जो होता है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसको रोकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। थायमीन चला जाता है चावल से पॉलिश करने के बाद।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां हमें डिजीज और उसका घरेलू इलाज हमें इसको मैच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एक आपके एग्जाम में आते हैं, मैं एक सिंपल सा उपाय बताता हूं और ये बहुत ही जांचा परखा, लॉजिकल है ना, और कंस्ट्रक्टिव उपाय है, कभी भी फेल नहीं होता है। इसमें आपको आंसर मिलेगा। 4 में तुक्का लगाने से अच्छा है कि या तो आपको परफेक्टली आंसर मिल जाएगा जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, या आपको 50-50 करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको नहीं आता है, कट एंड ऊन, कट गया, घाव हो गया, सिंपल बुखार है, आंखें फूल गई हैं, स्वेलिंग ऑफ आइज, या दांत में दर्द है, तो आप क्या करते हैं, घरेलू इलाज क्या करते हैं। जब भी कट जाता है, छील जाता है, घाव हो जाता है, तो हमारी माँ, दादी माँ जो है उस पर गर्म हल्दी करके जो है उस पर लेप लगा देती है, ताकि घाव जो है, क्योंकि हल्दी जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। तो इतना अगर आपको पता है तो आप ए को किससे मैच करेंगे, 2 से मैच करेंगे। अगर आप ए को 2 से मैच करेंगे, पता है कि ए का आंसर जो है 2 नंबर होगा, तो आपको पता है 2 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए का हो जाएगा 2 नंबर। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा, समय बचेगा, यू आर 100% श्योर कि इसका आंसर ये होगा। फिर भी देख लीजिए, सिंपल फीवर, अगर घर में आम बुखार है, जो रोज लोगों को फ्लू हो जाता है, तो इसके लिए जो मेथी, फेनुग्रीक, जो मेथी का जो बीज होता है, उसका अगर चाय बना के पिए तो बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इसके बाद अगर स्वेलिंग ऑफ आइज, यानी कि सी नंबर है कौन है, 4 नंबर, अगर आंखें फूल जाती है ना, तो एसोफेटिडिया का पाउडर, यानी कि मेरे ख्याल से इसे हींग कहते हैं, हींग का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। और जो दांत में अगर दर्द है तो फ्रेश कोरिएंडर सीड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दांत के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। किसी एक आपको जरूर आएगा, अगर आपने उसका आंसर कर दिया तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं, क्वाशीओरकर इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द लेक ऑफ। अभी मैंने कहा था क्वाशीओरकर, बेरी, ये जो डिजीज होता है ये ऐसे खाना खाने से होता है जिसमें प्रोटीन की भारी मात्रा में कमी होती है। 2-3 महीने तक आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती ही नहीं है, तो आपको क्वाशीओरकर या बेरी होने के जैसे खतरा बीमारी होने का पूरा खतरा होता है, तो प्रोटीन कमी से होता है। आयोडीन पता ही है, गोइट्रे हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बेसी लेंगे तो ओबिसिटी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड है, और ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो ओबिसिटी भी एक तरह की बीमारी है। आफ्टर डायग्नोसिस, अ डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट देयर इज लेस हेमोग्लोबिन इन हिज ब्लड। डायग्नोसिस करने के बाद, चीज़ों लक्षणों को देख के समझने के बाद, डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन बहुत कम है ना, खून कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो खून की कमी कब होती है, जब ऐसा खाना खाते हैं जिसमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो। तो कौन सा खाना खाएं जिससे आपको आयरन मिले, आपका हीमोग्लोबिन बने और खून की मात्रा बढ़े। ठीक है, इसका सही आंसर होता है आंवला, बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, और जैगरी यानी कि गुड़। अगर आप ये खाते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो आपका आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, जिससे हीमोग्लोबिन बनेगा और आपका खून जो है बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको एनीमिया होने का खतरा हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेपरेट ग्रुप। इनमें से कौन एक ग्रुप का है, आपको ऑड मैन आउट करना है। सेपरेट ग्रुप का मतलब होता है कि आपको ऑड मैन आउट करना है। ऑड मैन आउट जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। स्कर्वी जो है, आप स्कर्वी देख लीजिए स्कर्वी विटामिन सी कमी से होती है, रिकेट विटामिन डी कमी से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए कमी से होती है। तीनों विटामिन ए की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। लेकिन रेबीज, ये जो रेबल्स लिखा हुआ है, रेबीज होगा, RABIES, ये कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज नाम का जो वायरस होता है उससे ये हो जाता है। तो ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाला और एक जानवर के काटने से होने वाला है, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो गया, सिंपल सा है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज फेलियर ऑफ ब्लड क्लोटिंग। कह रहा है कि इनमें से किस विटामिन की कमी हो जाने से खून नहीं जम पाता। यानी एक बार अगर आपका हाथ या कहीं कुछ कट जाए तो खून बहता रहता है, बहुत मुश्किल से बंद होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ब्लड क्लॉट होगा तभी तो खून बहना बंद होगा ना। इसका सही जवाब होगा विटामिन के। क्या होगा, याद रखिए, विटामिन A, D, E और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है, फैट सोल्यूबल। बाकी जो है जैसे विटामिन सी वगैरह है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह आप सुने होंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया में क्या होता है, आपको बहुत सावधान से रहना है। अगर आपका कुछ कहीं कट गया, कुछ हो गया, तो ब्लड जो है जमेगा नहीं, बहता रह जाएगा, जान जा सकती है। ह्यूमन हार्ट हैज़ डैश नंबर ऑफ चेम्बर। मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चेम्बर होते हैं, या कह सकते हैं कि दिल के घर है तो उसमें कितने कमरे हैं, है कि नहीं। तो उसमें कितने कमरे होते हैं, 4 कमरे होते हैं। ठीक है, तो उसमें 4 लोगों की रहने की व्यवस्था मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए,
इफ अ टीचर employs the examples of potatoes, rice, bread and sugar, what he intend to teach? एक शिक्षक जो है वो आलू, राइस, ब्रेड और शुगर, चीनी का अगर एग्जाम्पल दे रहा है तो एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहा है कि ये पोटैटो, ये राइस, ये ब्रेड, ये शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी गिविंग फूड है और इनकी मात्रा अगर आपके डाइट में ज़्यादा है तो आप बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेडिसिन ऑफ क्विनाइन इज प्रोवाइडेड बाय, बोला कि क्विनाइन मेडिसिन जो मलेरिया से बचने के लिए होता है, ये कहाँ से मिलता है? अभी मैंने बताया था सिनकोना के प्लांट से। किससे मिलता है? सिनकोना पौधे के जो पत्तियां होती है या छाल होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following diseases spread through contaminated drinking water? यानी ऐसा पानी जो पोल्यूट हो गया है, ठीक है, इसको पी लेने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इससे जो है टाइफाइड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन, यानी एक स्वस्थ हड्डी के लिए, ताकतवर हड्डी के लिए इनमें से कौन सा ज़रूरत होता है? तो मैंने पहले ही कहा था अगर हड्डियों के लिए जो है कैल्शियम भी चाहिए, और कैल्शियम अगर लेते हैं और विटामिन डी नहीं लेते हैं तो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, हड्डी उसको ले ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। और विटामिन डी का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? विटामिन डी का अल्टीमेट सोर्स होता है सनलाइट। तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना पड़ता है ताकि कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले, है ना, ताकि हड्डियाँ मजबूत हो जाए। तो हेल्दी बोन के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत है। नेम द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? अभी मैंने बताया, कौन सा है? स्कर्वी। क्योंकि जो बेरी है ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। नाइट प्लांट विटामिन ए कमी से होने वाली बीमारी है। ये तो थकावट है, फैटिक क्या है? मैं थकावट, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, काम करते हैं थक जाते हैं। अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू अ पेशेंट एंड ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू ईट जैगरी, माने डॉक्टर जो है एक रोगी को कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं और उससे सलाह देते हैं कि भाई आप गुड़ खाओ, आंवला खाओ और जितने हरे पत्तेदार सब्जी है खाओ। इसका मतलब ये जो पेशेंट है ये किससे सफरिंग है? इसका मतलब ये एनीमिया से सफरिंग है, यानी इसके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, रक्त कम है, और इसलिए कम है क्योंकि वो ऐसा डाइट ले रहा है काफ़ी लंबे समय से जिसमें आयरन की मात्रा कम है। तो इसके लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, ये आपके डाइट में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, है ना। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज कॉज स्प्रेड ऑफ मस्कीटो। अब मच्छर काटने से कौन सी बीमारियाँ होती है? अभी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था। तो यहाँ पे तो वहाँ था डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। यहाँ कोलेरा नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा आपका। चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफॉइड, चिकनगुनिया, कोलेरा यहाँ होगा नहीं, ठीक है। टाइफॉइड यहाँ है, चिकनगुनिया, मलेरिया तो यहाँ आप दे सकते हैं। यहाँ तो और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू और यहाँ पे है टाइफॉइड। कोलेरा तो होगा नहीं, ये तो पोल्यूटेड वाटर वगैरह से ही हो जाता है, ठीक है। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर मैचिंग ऑफ डिजीज एंड इट्स अफेक्टेड ऑर्गेन, यानी बीमारी का नाम दिया है और उस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको आपको मैच करना है। यहाँ भी सेम चीज़, अगर आपको कोई एक पता है तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है जॉन्डिस। आपको पता है जॉन्डिस जब पूरा हाथ पे जो है आपको पीला हो जाता है कि नहीं, ये किसके लक्षण है? ये जो है लीवर खराब होने के लक्षण है, इससे लीवर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जॉन्डिस का अगर आपको पता है कि 3 नंबर होगा तो देखिए यहाँ 3 नंबर है, हो सकता है यहाँ 4 नंबर है, ये तो नहीं होगा। यहाँ 1 नंबर है, ये भी नहीं होगा। तो बचा या तो 1 नंबर होगा या 3 नंबर इसका आंसर होगा। तो जॉन्डिस से लीवर इफेक्ट होता है। रेबीज़ यानी कुत्ते के काटने से, रेबीज़ नाम के कीटाणु से जो हमारे शरीर में जो रेबीज़ फैलता है, ये सीधे हमारे इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है। एड्स आपको पता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ब्रेक करता है। और फिलारिया जो है वह लिम्फ ग्लैंड को ये कहता है। फिलारिया यानी शरीर में जो जोक हो जाता है, जो छोटा होता है, बाद में 1-1 फुट से भी लंबा होता है। शरीर में एक पैरासाइट होता है जो हमारे शरीर को होस्ट बना के उसे खाना खाता है और बड़ा होता है, मल्टीप्लाई होता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो आंसर होगा ए का यहाँ पे 3 हो गया, बी का आपका 4 हो गया। बी का 4 कौन है? यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो गया। ये नहीं होगा, बाकी मैंने मैच कर दिया है। सी का आपका 2 और फिलारिया जो है लिम्फ ग्लैंड को जो है प्रभावित करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कॉज्ड बाई स्टैग्नेंट वाटर, पानी अगर एक जगह जमा हो जाए तो यहाँ ऐसा होने से किस बीमारी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? मलेरिया का होता है। पानी एक जगह जमा हो जाए, गंदा हो जाएगा, वहाँ पे मच्छर अंडे देंगे, अंडे निकलेंगे, उससे मच्छर निकलेंगे, सबको काटेंगे तो मलेरिया फैलेगा, है ना, मलेरिया फैल जाएगा। और केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन से जो है जो हमारे जो पंक्रियाज होते हैं, ठीक है, पंक्रियाज के ग्लैंड से, पंक्रियाटिक ग्लैंड से
इंसुलिन नाम का जो निकलता है उसका केमिकल नेचर क्या होता है? तो इसका केमिकल नेचर क्या होता है? प्रोटीन है। इंसुलिन जो हमारे शरीर में, हमारे खून में शक्कर की मात्रा जो बढ़ जाती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो इंसुलिन नाम का जो केमिकल जो सिकरा हार्मोन जो बहता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। इसे केमिकल नेचर क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शुगर और कंट्रोल करने का काम करता है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो लोगों को शुगर या डायबिटीज़ हो जाता है। उस समय चीनी खाना बंद करना पड़ता है। ठीक है, या अगर कम हो जाए इंसुलिन तो बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। नेम द ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फीवर कंट्रोल, यानी बुखार के नियंत्रण में कौन सी दवाई सबसे कॉमनली दी जाती है? तो पता ही है, घर में सबके होता है पैरासीटामोल। जब भी बुखार होती है ना, पी-सेफ 650 लोग ले लेते हैं, कैल्पोल ले लेते हैं। तो ये बहुत ही फेमस दवा है फीवर कंट्रोल के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड फॉर्मेशन, दही जो बनती है, दूध से जो दही बनती है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया के इफेक्ट से होता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो जो है दूध से जुड़ा हुआ है और उसकी बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो दूध को कर्ड में, दही में परिवर्तित करता है। ये एक बेनिफिशियल, शरीर के लिए लाभदायक बैक्टीरिया होता है। आगे है यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय, जो एक सिंगल सेल यानी कि वन सेल से बना होता है। उस जीव का यहाँ क्या नाम दिया हुआ है? इसका नाम है पैरामीशियम। इसका क्या नाम है? याद रखिएगा, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? पैरामीशियम। प्लेग क्या है ना? प्लेग जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, जो एक महामारी थी जिससे लाखों लोगों की मौत हुई पूरे देश भर में। तो एक बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मलेरिया मैंने कहा फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो है, उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, उसके जरिए मलेरिया फैलता है। और ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि में पाया जाता है, जो खून चूसते वक्त वो व्यक्ति के, विक्टिम के ब्लड में छोड़ देता है। वेयर विल यू फाइंड सिलिएटेड एपिथेलियम, ये एक उत्तक का नाम है, टिश्यू का नाम है, उत्तक का नाम है। इन द बॉडी ऑफ एनिमल, जानवरों के शरीर में सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलता है? हमारे यहाँ तो ट्रैकिया, उसके बाद लंग्स होते, बक्कल जो पेट का जो है वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन जानवरों में ये कहाँ मिलता है? तो जानवरों में ये उत्तक मिलता है उनके इंटेस्टाइन में, उनकी आंत में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम। आगे है विच द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, इनमें से कौन सी बीमारी जो है मच्छर से फैलने वाली है? एक ही क्वेश्चन बार बार है, तो होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन, इनमें से कौन से खाने वाले पदार्थ आयरन से परिपूर्ण है? तो देख लीजिए, यहाँ पे पोटैटो नहीं होगा, टोमेटो नहीं होगा, ओकरा भिंडी नहीं होगा, आंवला होगा, पालक होगा, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जी मैंने कहा था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जैगरी होगा। तो इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एंड एड्स इन द इनडाइजेस्टिंग फूड, यानी कि सीधे से मतलब है कि मनुष्य के पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी कि स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसे हम लोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसका नेचर कैसा होता है? तो ये एसिडिक होता है। ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। Many grandparents are waiting to be able to narrate interesting folktales to the young children. बहुत सारे दादा दादी जो होते हैं अपने पोते परपोते को कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। सच folktales लाइक जैसे कि कठपुतली की कहानी, पपेट्री के जरिए, रोल प्ले कि तुम ये बन जाओ, तुम ये कैरेक्टर बन जाओ, तुम भीम बन जाओ, तुम छोटू बन जाओ, तुम चुटकी बन जाओ, कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस टेक्निक को, जो रोल प्ले है, पपेट्री है ना, ये इसे फॉलोइंग टीचिंग रिसोर्सेज फॉर ईवीएस पढ़ाने के लिए जितने भी टीचिंग रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से पपेट्री या रोल प्ले को किस कैटेगरी में रखते हैं? देखिए, आप जिस समुदाय में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आप कैसे सीखते हैं, वही आप स्कूल आते वक्त अपने क्लासरूम में लेके आते हैं। जैसा एनवायरनमेंट में रहेंगे आप क्लास में वैसा ही बिहेव करेंगे। आप अगर एंटी सोशल एलिमेंट के साथ रहेंगे, ड्रग्स लेंगे, है कि नहीं, गलत काम करेंगे, तो आप स्कूल में भी वैसे ही बर्ताव करेंगे। हमेशा गुस्से में दूसरों को बुली करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमेशा गुस्सा करेंगे, मारपीट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो जब आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं और इस तरह का कोई रोल प्ले करते हैं, कोई किरदार निभाते हैं, कठपुतली का खेल करते हैं, नाटक करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को ईवीएस में कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। टीचिंग रिसोर्स के अंदर इसे क्या कहते हैं?
कम्युनिटी रिसोर्स का इस्तेमाल करना होता है ईवीएस पढ़ाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे काफ़ी इंजॉय भी करते हैं और चीज़ों को पढ़ भी लेते हैं, सीख लेते हैं। Alka wanted her learners to be sensitive about gender bias and disparity related to work. She should. अलका जो टीचर है वो अपने क्लास में ये चाहती है कि उनके बच्चे थोड़े संवेदनशील बने इसको लेके, जेंडर बायस और डिस्पैरिटी। जेंडर बायस का मतलब है लड़का लड़की में जो भेद होता है, और ये कहा जाता है कि लड़कियां को तो जन्म हुआ है चूल्हा चौकट करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, उन्हें घर में काम है, और जो लड़के होते हैं वो बाहर हाई फाई काम करेंगे, IAS IPS बनेंगे। ये जो धारणा है, इस धारणा से बच्चों को बाहर निकालने के लिए अलका क्या कर सकती है एज ए टीचर? तो बहुत ही सुंदर सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि इन्वाइट अ चाइल्ड्स मदर हु ड्राइव्स एन ऑटो और चाइल्ड्स फादर हु इज़ अ शेफ। आप अपने क्लास में से एक ऐसे बच्चे को बुलाइए जिनकी माँ ऑटो चलाती है या ड्राइवर है या रेलवे में काम करती है या ट्रेन चलाती है, या एक ऐसे बच्चे के पिता को बुलाइए जो शेफ है, यानी जो खाना बनाने का काम करता है। इससे आप अपने बच्चों के सामने ये बेहतर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो लड़की होकर भी वो काम कर रही है जो आपको लगता है कि वो लड़के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके पिता को देखो, लड़का होते हुए भी वो काम कर रही है जो आप लोग को आज तक ऐसा लगता था कि केवल लड़कियां ही करती है खाना बनाने का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, काम किसी लड़का या लड़की का नहीं होता है, काम किसी के लिए भी होता है। अगर वो योग्य है तो उसे कर सकता है। इस तरह से अलका अपने क्लास में जो है बच्चों को साथ लेकर जो जेंडर बायस है, ये जो लिंग भेद जो है, इसको दूर कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए। EVS इज टॉट एट द प्राइमरी लेवल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। होलिस्टिक एजुकेशन एम्स एट, होलिस्टिक शिक्षा क्या है? EVS प्राइमरी लेवल पे आप पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे का हॉलिस्टिक संपूर्ण विकास हो सके। देखिए ये जो वर्ड है हॉलिस्टिक, ये क्या है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? जब बच्चा इंटेलेक्चुअली डेवलप करता है, उसका बुद्धि इमोशनली डेवलप करता है, फिजिकली डेवलप करता है कि नहीं, मेंटली डेवलप करता है, स्पिरिचुअली डेवलप करता है, एजुकेशनली डेवलप करता है। जब एक बच्चे के पूरा सर्वांगीण विकास होता है, हर दृश्य से, हर दृष्टिकोण से, हर तरह से, तो उसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसमें एकेडमिक अचीवमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, स्किल डेवलपमेंट भी होता है, सारे होते हैं। स्पिरिचुअल भी होता है, फिजिकल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है, सारे ग्रोथ होते हैं। आगे देखिए, According to NCF 2005, which of the following is true about syllabus of EVS? अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें तो EVS के सिलेबस के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है? देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है EVS के सिलेबस के बारे में कि आप जब स्कूल में EVS पढ़ाते हैं तो ये 3 विषयों को लेके पढ़ाना होगा। एक तो है एनवायरमेंटल साइंस, दूसरा जो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, और तीसरा इसमें साइंस भी आ जाएगा क्योंकि आप हेल्थ, हाइजीन, डिजीज, प्लांट, फ्लोरा, फाउना सब पढ़ाते हैं, ये साइंस का विषय है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा। EVS सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड साइंस। ये अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के हिसाब से है। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of the following is or are true about curricular reforms as mentioned in NCF? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में करिकुलर रिफॉर्म यानी करिकुलम में जो सुधार की जो बातें कही गई है, इनमें से कौन सी बात सच है? तो बोला है कि एनवायरमेंटल साइंस यानी EVS जो है शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 3 to 5 टू मेक स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड देयर नेचुरल सराउंडिंग। बोला गया है कि EVS जो है वो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 2 में यानी एलिमेंट्री लेवल पे EVS को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास 1 और 2 में किताबों को ढांचा ऐसा रहता है कि कविताओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, या सिलेबस ही ऐसा रहता है कि बच्चे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो रखते हैं। लेकिन याद रखिए NCF 2005 कहता है कि क्लास 1 और 2 में EVS को नहीं पढ़ाया जाता, 3 से 5 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट कर सके, एक्सप्लोर कर सके। तो ये बात तो सही है। दूसरा, द EVS टेक्स्ट बुक शुड बी बेस्ड ऑन 6 थीम्स कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। कह रहा है कि हमारे EVS की जो किताबें होंगी उसमें 6 थीम्स होंगे, 6 विषय होंगे। अब बताओ वो 6 विषय क्या है? पहला विषय होता है फैमिली एंड फ्रेंड, आपका परिवार और दोस्त। दूसरा होता है आपका फूड, तीसरा होता है आपका शेल्टर, उसके बाद होता है वाटर, उसके बाद होता है ट्रैवलिंग करना, और छठा होता है थिंग्स दैट वी मेक एंड डू, ऐसी चीज़ जो हम करते हैं या ऐसी चीज़ें जो हम बनाते हैं। ये 6 थीम होता है जैसे EVS पूरा बनता है। तो ये दोनों ही बातें सही है, बोथ 1 and 2। आई होप NCF 5 की EVS के बारे में ये बात आपको डिटेल से समझ में आई होगी।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी कहाँ से मिलता है? लेमन से। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक खट्टा होता है, खट्टे फलों में मिलता है। लेमन खट्टा होता है, विटामिन सी होता है, खाइए, अच्छा है शरीर के लिए भी, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। द फंडामेंटल रोल ऑफ रूट हेयर्स इन प्लांट इज, पौधे में जो नीचे जड़ें होती हैं, जो जड़ों की जो शाखाएं निकली होती है, जो केश निकले होते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में जो पानी है और उसमें जो मिनरल सॉल्ट्स है उसको सोख कर पौधे तक पहुंचाना, ताकि पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बना सके, ग्लूकोज बना सके और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में एनवायरनमेंट में छोड़ सके। आगे देखिए, द मैमल दैट लेज एग्स इज, वो स्तनपायी जानवर जो अंडे देता है। इनमें से वो कौन सा स्तनपायी जानवर है जो क्या देता है? अंडे देता है। बताइए, मैमल भी है, अंडे भी देता है। तो ये है डक बिल्ड पेलिप्टस। क्या है? डक बिल्ड पेलिप्टस। इसका जो चोंच और माथा जो होता है चपटा होता है, शरीर भी बहुत चपटा होता है कि पानी में काफ़ी तेजी से ये मूव कर सकता है। ठीक है। विच ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, हमारे शरीर में वो कौन सा ऑर्गेन है जो बाइल जूस बनाने का काम करता है, जो फैट वगैरह को जो है घोल देता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो याद रखिए, बाइल जूस जो है वो बाइल डक्ट से निकलता है, और बाइल डक्ट जो है वो लीवर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का लीवर। लीवर के बाइल डक्ट से बाइल जूस निकलता है। ठीक है। और याद रखिए, हमारे लीवर को बायोकेमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। ये थे आप लोगों के वो 50 सवाल पहले सेट में। ये 50 सवाल है जहाँ पे हमने EVS और EVS पेडागोजी के हमने 50 सवाल हमने पूरे किए। ठीक है, ये पहला सेट था। अब हम लोग चलते हैं अगले सेट की ओर, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो EVS और EVS पेडागोजी के बहुत ही शानदार सवाल हैं। तो देखते हैं, मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी हीमोग्लोबिन का, शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है जो खून को बनाने का काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए, खून का मेन फंक्शन होता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, वो हर अंग प्रत्यंग, दिमाग, हर जगह जाना चाहिए। और वो किससे जाता है? खून के माध्यम से जाता है। तो इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना। विलाई इज द पार्ट ऑफ, विलाई कहाँ का पार्ट है? याद है, आप जो भी खाना खाते हैं पेट में पचता है, बचा हुआ चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो पचे हुए भोजन से जो न्यूट्रिएंट और आवश्यक जो एनर्जी वगैरह होती है, जो पोषक पदार्थ होता है, उसे सोख के सीधे ब्लड में पहुंचा देता है, और ब्लड जो है जहाँ जहाँ शरीर में इनकी ज़रूरत है उन्हें पहुंचा देता है। तो विलाई जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। आगे है, एक्सेस ईटिंग ऑफ एनिमल फैट, मिल्क, चीज़ कैन कॉज, यानी कि अगर आप ज़्यादा एनिमल का फैट खाते हैं, दूध खाते हैं, चीज़ खाते हैं, घी खाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? मोटे हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? और कुछ तो होने वाला नहीं है। सेलेक्ट द नेसेसरी सप्लीमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग अ बोन, यानी अगर हड्डियों को अगर आपको मजबूत करना है तो कौन सा सप्लीमेंट्स आपको लेना होगा? आपको कैल्शियम लेना होगा, आपको विटामिन डी लेना होगा, आपको फास्फोरस जो मिनरल है ये भी लेना होगा। तीनों ही चाहिए, है ना? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ब्लड जो है जमता नहीं है, किसकी कमी हो जाने पे? एक बार अगर कट जाए आपका हाथ या कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड जो है बहना बंद ही नहीं होता है, वो जमता नहीं जबकि जमना चाहिए। मैंने बताया था विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। ठीक है। इसके बाद है सेलेक्ट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ से ऑड आपको निकालना है, कौन आपका ऑड है ये बताइए। ठीक है। तो यहाँ देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए कमी से होता है। बेरी जो है आपका प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है क्वाशियोरकर भी। गोइट्रे ये आयोडीन की कमी होने से होती है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी कमी से होती है। 3 बीमारी ऐसे हैं जो विटामिन की कमी से ये होता है। यहाँ पे जो है आयोडीन, ये गोइट्रे जो है ये हो जाएगा ऑड मैन आउट हो जाएगा, तो इसको आप आउट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, सलाइवा इज एक्टिव इन द मीडियम, हमारे मुंह में जो लार होता है, जो हमारे भोजन को गीला करके ऑइसोफेगस से ट्रैकिया से नीचे पहुंचाता है, इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर होता है बेसिक, ये एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक होता तो आपका मुंह अभी तक जल गया होता। जैसे कि पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाईली एसिडिक होता है, वो हड्डी को भी गला देता है। लेकिन ये क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है। इसके बाद
कि वाइडल टेस्ट इज कंफर्मेशन टेस्ट फॉर, डॉक्टर अगर आपको वाइडल टेस्ट अगर लिखा है तो आखिर ये किस बीमारी का पता करने के लिए लिखा है? तो याद रखिएगा, वाइडल टेस्ट जब भी आपको डॉक्टर करने के लिए लिखा है यानी वो जानना चाहता है कि क्या आप जो है टाइफॉइड से पीड़ित हैं, ठीक है, क्या आप टाइफॉइड से पीड़ित हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि एमोइबिक डिसेंट्री यानी कि जो लूज मोशन आपको जो होता है, शरीर से पानी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है और डॉक्टर आपको ORS रेकमेंड करता है, कुछ दवाइयाँ भी देता है, तो आखिर ये डिसेंट्री जो होता है वो किस कारण से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, शुरू के पहला सवाल ही हमारा था कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस से होता है। आगे है कि एट विच स्टेज प्लाज्मोडियम एंटर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टेड फेज ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कह रहा है कि आखिर वो कौन सा स्टेज होता है मच्छर के काटने के बाद जब मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के लार में पाया जाता है वो मनुष्य के शरीर में घुस जाता है, किस स्टेज में घुसता है? तो उसका सही आंसर होगा स्पोरोजोइड्स। क्या होता है? स्पोरोजोइड जब मच्छर काटता है स्किन के जरिए तो उसके बाद ये कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड में जाके ये रेड ब्लड सेल पे हमला करता है, वहाँ अपना घर बनाता है, अंडे देता है और जब वो अंडे टूटते हैं तो ये रेड ब्लड सेल्स को फाड़ के बाहर निकल जाता है और आदमी को मलेरिया से पीड़ित कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है, उस स्टेज को बोलते हैं स्पोरोजोइड्स, ठीक है। सेलर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, सेलर नाभिक बीमारी जो बहुत प्रचलित बीमारी है, यह किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन सी, यानी कि जो स्कर्वी वगैरह था वो स्कर्वी वगैरह बहुत ज़्यादा उनको हो जाया करता है, उसे ही सेलर डिजीज कहते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है। आगे है कि इन विच कंडीशन डॉक्टर रेकमेंड ORS इमीडिएटली, आखिर वो कौन सी कंडीशन होती है इंसान की जब डॉक्टर जो है ORS खाने के लिए कहता है? जब आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है, डिसेंट्री, लेस यूरिनेशन, पेशाब कम होता है और एक्सेसिव वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। इन तीनों ही मामले में आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पेय पदार्थ लिक्विड जो है बाहर निकल जाता है और आपको ORS लेने की नौबत हो जाती है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है चूज फैट सोल्यूबल हार्मोन्स, यानी फैट सोल्यूबल हार्मोन्स, ये एक्चुअली हार्मोन नहीं होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन होगा। ये क्या होगा? फैट सोल्यूबल विटामिन। मैंने कहा था फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो A, D, E, K, तो A है, D है, E है, सभी होगा फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन C वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ये मैंने बताया, मैंने पहले ही बता दिया है। मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन सार, यानी हम जो प्रोटीन लेते हैं इस प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर हिस्सा होता है, जिस मॉलिक्यूल से ये बनता है, या प्रोटीन का जो बाई प्रोडक्ट होता है प्रोटीन खाने के बाद, वो प्रोटीन क्या में बदलता है? तो वो बदलता है एमिनो एसिड्स में। क्या बदलता है? एमिनो एसिड्स में। तो इसका प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो, यानी कि जो मॉलिक्यूलर हिस्सा हो जिससे बना होता है वो होता है एमिनो एसिड। डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो क्वाशियोरकर, मैरास्मस दोनों ही सही है, इसका आंसर होगा बेरी भी मैंने कहा था, ये हो जाता है, ठीक है। आगे है फैट इज स्टोर्ड इन द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट, यानी हम जो चर्बी खाते हैं, हमारे भोजन में अगर फैट ज़्यादा है तो ये फैट जो है पचता नहीं है और शरीर में ये स्टोर हो जाता है। तो शरीर में जब ये स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है? इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं फैट सेल्स। किस रूप में स्टोर होता है? फैट सेल्स के रूप में स्टोर होता है। और इसे ही साइंटिफिक भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं? एडिपोज उत्तक के रूप में फैट जो है स्टोर हो जाता है, इसे हम लोग फैट सेल भी कहते हैं सिंपल भाषा में। चूज द फुल फॉर्म ऑफ ORS, ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। चूंकि आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो रिहाइड्रेट करने के लिए, शरीर में पानी की मात्रा को पुनः लाने के लिए हम लोग को ORS दिया जाता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर में फिर से जो पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे कि नारियल पानी हुआ, जो सलाइन चढ़ाते हैं वो भी हुआ, ठीक है। ORS घर में बना के ही पी सकते हैं। चीनी पानी का घोल भी ORS का काम करता है। विटामिन B12 अगर उसे देते हैं, ठीक है, तो इससे उसका जो एनीमिया है यानी खून बनना चालू हो जाता है, आयरन मिलना शुरू हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। तो इससे पर्नीशियस एनीमिया जो क्रोनिक चलने वाली बीमारी है, लंबी चलने बीमारी है, ये ठीक हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल है स्पेशली इन हिली एरियाज पीपल सफरिंग फ्रॉम रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी, इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। पहाड़ी इलाके में क्या होता है, वहाँ की मिट्टी जो होती है, वहाँ पे जो भी उगता है, जो भी मिट्टी में पैदा होता है, उसमें आयोडीन की कमी होती है, यानी आयोडीन डेफिशिएंट सॉइल वहाँ मिलता है। तो उससे आप कुछ भी उगा हुआ खाएंगे तो आयोडीन तो मिलेगा नहीं, और आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्रोथ रुक जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, मानसिक बीमारी हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? आयोडीन, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयोडीन की मात्रा कम होती है।
आगे है चूज द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको ऑड निकालना है। तो इसमें ऑड कौन है, आप देखो यहाँ पे गैस्ट्रोएंटाइटिस, डिसेंट्री, कोलेरा तो बीमारी है। हीमोफीलिया जो है ये एक इनहेरिटेंस डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है, ये आपके माता पिता या पूर्वजों से आपको मिल सकती है, जिसमें आपका ब्लड जो है जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है। अगर आपका कहीं कट गया तो खून बहता रह जाएगा, इंसान की मौत भी हो जाती है। ऐसे हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को बहुत सावधानी से अपनी ज़िंदगी बिताना ज़रूरी होता है। ये इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स होता है जो माता पिता से बच्चों को हो सकता है। आगे है सेलेक्ट द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप को आपको चूज़ करना है। तो इसमें सेम ग्रुप क्या है ज़रा देख लीजिए। इसमें सेम ग्रुप क्या है, डेंगू, मलेरिया, डिसेंट्री, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया, डिसेंट्री। इसका सही आंसर होगा ये वाला, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और डेंगू तीनों वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, आगे है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन, आप चीज़ों को अंदर लेते हैं, खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, पचता है, यानी कि 3 होगा, 4 होगा। पचने के बाद क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो हो क्या होता है, एसिमिलेट होता है। 3, 4, 2, 1 यानी कि 3 नंबर आपका आंसर है। पहले इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड आपका एसिमिलेशन। आगे है चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर को आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा जरा देखिए। डाइजेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी आपको जो मुंह होता है ना, इस तरह से आप जो भी खाते हैं अंदर में, पहला पाचन क्रिया यहीं पे शुरू होता है। सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, सबसे पहले ये भोजन को गीला करता है और थोड़ा पचाता भी है। इसके बाद है, ये सही है, विलाई इज द इनफोल्डिंग ऑफ स्मॉल। मैंने कहा था विलाई जो होता है ये छोटी आंत में मिलने वाली बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता, अंग होता है, जो पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थ को चूस कर ब्लड में भेजता है। इंटेस्टाइन हैज़ एसिडिक मीडियम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl। सही बात है, HCl होगा, यानी चूंकि आंतों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जो काफ़ी एसिडिक होता है, तो पूरा इंटेस्टाइन जो होता है वो अम्लीय होता है। ये बात भी सही है, यानी कि ऑल द अबव जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। आगे है पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो पोलियो किससे होता है, पोलियो जो है वो किससे होता है, पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे पोलियो किससे होता है, पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी इसका आंसर जो है नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आगे है विच डिजीज इज कम्प्लीटली इराडिकेट्स इन इंडिया। भारत में कौन सी बीमारी है जिसे पूरी तरह से जड़ से हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है चिकन पॉक्स। क्या है इसका आंसर, चिकन पॉक्स। हम लोग माता आता है जो हम कहते हैं घर पे, ठीक है, इसे। इसके बाद है डीपीटी इज। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीपीटी का फुल फॉर्म ये तो होगा नहीं कि तो डी से है नहीं, डिसेंट्री कभी नहीं होता है इसका, और ये पोलियो भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। इसे कहते हैं डीपीटी, जिसे कहते हैं डीपीटी का वैक्सीन वगैरह लेना है वगैरह। तो रिकेट्स या ऑस्ट्रोमेलेशिया इज कॉज्ड बाय। रिकेट्स मैंने कहा था विटामिन डी कमी से होता है, ये हड्डियों की होने वाली बीमारी है। तो रिकेट्स ऑस्ट्रोमेलेशिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से ये होता है, तो ये कमी से होता है विटामिन डी। अब विटामिन डी यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसे क्या कहते हैं, विटामिन डी कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि रोहित वेंट टू डॉक्टर एंड टेल अबाउट हिज डिजीज सिम्टम्स ऑफ हिज डिजीज आर फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड लूज मोशन विद ब्लड, म्यूकस एंड पस। द डिजीज कैन बी। रोहित डॉक्टर के पास जाता है और अपने बीमारी के लक्षण बताता है। वो कहता है कि उसको बुखार है, उसका सर चकरा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, पस निकल रहा है। तो आखिर वो कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त हो सकता है। तो ये एक्चुअली किसके लक्षण है, ये जो है आपका जो है डेंगू के लक्षण है। किसके लक्षण है, डेंगू के लक्षण है। डिजीज फीवर भी है, नोजिया भी है, वोमिटिंग भी है, एब्डोमिनल क्रैम्प है, लूज मोशन है, ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, पस आ रहा है। तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसेंट्री में आपको बुखार वगैरह तो होता नहीं है। आगे है इफ़ वन पर्सन इज हैबिचुअल टू हैविंग मोर एंड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच फूड द ही में बी सफर्ड बाय। एक व्यक्ति अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस तरह के खाना खाता है, इसमें फैट बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, आलू वगैरह बहुत ज़्यादा खाता है, चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा खाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो व्यक्ति किस चीज़ से पीड़ित हो सकता है, तो वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ बातें आपको दी गई हैं और आपको इसको पढ़ते हुए बताना है कि कौन सी बातें जो है यहाँ पे जो है सही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है,
यहाँ पे दिया हुआ है कि सम डिजीज आर एपियर्ड सिंस बर्थ, कुछ बीमारी तो है वो जन्म से ही हमको मिल जाती है, एल्बिनिज्म और हीमोफीलिया। जी हाँ, ये दोनों ही बीमारियाँ जो है इनहेरिटेड है, यानी हमारे पूर्वजों से, माता पिता से बच्चों को मिलता है। ये सही है, 1 नंबर सही है। अच्छा, एक्वायर्ड डिजीज आर ऑफ 2 टाइप, जो डिजीज हमें बाद में मिलता है वो एक होता है इन्फेक्शस, एक होता है नॉन इन्फेक्शस। ये भी बिल्कुल सही है, एक इन्फेक्शन से फैलता है, एक बिना इन्फेक्शन से अपने से हो जाता है। निमोनिया, टाइफॉइड, डिसेंट्री, ये सारे क्या है, इन्फेक्शस डिजीज है, यानी एक से दूसरे को हो सकता है। ये भी सही है, तीनों ही बातें यहाँ पे जो है क्या है, सही है, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा बात सही है, तो ऑल द अबव, सारी बातें सही है। इसके बाद है फिलारिया इज अ, फिलारिया क्या है, यही देखिए एक बीमारी है, और ये बीमारी किससे होती है, पेट में जो जोक पैदा होता है, ठीक है, उससे होने वाली बीमारी है, जो हमारे लिम्फ नोड को, लिम्फ ऑर्गन को इफेक्ट करता है। इसे हम लोग हेलमिंथ डिजीज कहते हैं। इसमें जो जोक होता है वो पेट में कहीं पर जाके छोटा से बड़ा होता है और एक बार में कई बार ये मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। ये एक पैरासाइट है जो हमारे शरीर को होस्ट बना के हमारे शरीर से भोजन चुराता है और हमें बीमार कर देता है। एम ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम इज, पल्स पोलियो जो प्रोग्राम आया था इसका एम क्या था, एम क्या था, पोलियो को पूरी तरह से हमारे देश से उखाड़ के बाहर फेंकना, कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ पोलियो। और क्या था, टेस्ट बर्ड्स फॉर बीटर टेस्ट आर प्रेजेंट एट द, यानी कि हमारे जीभ में, टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसमें तीता बीटर टेस्ट कहाँ से लिया जाता है। देखिए हमारे जीभ का जो अंतिम हिस्सा होता है, ठीक पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो होता है कड़वा चीज़ के लिए। हमारे जीभ का जो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ये स्वीट, मीठे के लिए होता है। हमारे जीभ का जो साइड का हिस्सा होता है वो जो होता है खट्टे चीज़ों का स्वाद लेने के लिए होता है, और हमारे जीभ का जो बीच का हिस्सा होता है वो नमकीन स्वाद लेने के लिए होता है। तो कड़वा जो होता है वो कहाँ होगा, बैक ऑफ द टंग, जीभ के एकदम पीछे, ठीक है। मैं यहाँ जीभ की तस्वीर बना देता हूँ एक तरह से, ठीक है। ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये होता है बीटर, ये जो साइड का हिस्सा होता है ये सॉर, खट्टा, ये सामने का जो हिस्सा होता है ये स्वीट, मीठे के लिए, और ये जो बीच का हिस्सा होता है ये सॉल्टी, नमकीन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए होता है। आगे है, आगे देखिए, मलेरिया पैरासाइट इज फाउंड इन द, यानी मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मलेरिया के पैरासाइट जो होते हैं, जो फीमेल एनोफिलिस जो मस्कीटो होता है उनकी जो लार ग्रंथि होती है उसमें ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मिलता है। इसका सही आंसर होगा सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। इसके बाद है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड द स्टमक देन आउटसाइड, बिकॉज बोल रहा है कि भोजन का पाचन पेट के अंदर बहुत फास्ट होता है बाहर के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द फूड चर्न्ड, यानी फूड जो है अंदर में पिसता है, चर्न्ड होता है पेट में, जिससे उसके पचने का जो सरफेस एरिया है बड़ा हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर काम करता है और एंजाइम का एक्शन बहुत आसानी से उस पर पूरे भोजन पे होता है, इसलिए पेट में काफ़ी जल्दी और आराम से भोजन जो है पचता है। अगला है एनीमिया कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी। एनीमिया जो है, अभी कितनी बार हमने पढ़ा कि एनीमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है, ये आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। कितने बार ये क्वेश्चन घुमा के आ चुका है। डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, डिहाइड्रेशन जब आपके शरीर में पानी सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ये किसकी कमी से होने वाली है, तो डिहाइड्रेशन, पानी, वाटर की कमी है, पानी नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। इसके बाद है द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कह रहा है मनुष्य के पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसे हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये नेचर में कैसा होता है, अम्लीय होता है। मैंने कहा था बहुत ही अम्लीय होता है, ठीक है। इसके बाद है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, पहले हमने किया था, ये सीटेट के एग्जाम में कई बार ये चीज़ जो है रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, देख लीजिए, एक बोला है कि इंटीमेटली रिलेटेड, ठीक है, ये आयरन है, तो सही आंसर होगा 3 नंबर। आयरन, आयरन की कमी से क्या होती है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, उससे एनीमिया हो जाता है। और आयरन कहाँ मिलता है, हमें आंवला में मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़ में यानी जैगरी में मिलता है, तो ये आंसर होगा। आगे है डिजीज बाय वायरल इन्फेक्शन, वायरस से होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये मिला कि ये 3 बार हो गया। इसका सही आंसर है इन्फ्लुएंजा, ये एक वायरल डिजीज है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर के वे अंग जो हमारे शरीर से
गंदे पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करते हैं, बाहर निकालते हैं, इनमें से कौन है जो ये काम नहीं करता है? आंसर होगा ईयर। बाकी किडनी करता है, लंग्स करता है और स्किन भी ये काम करता है, पसीने निकलने का काम करता है। तो ईयर एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आगे है ड्यूरिंग इन्फेक्शन द काउंट इंक्रीजेज। जब शरीर इन्फेक्ट होता है तो शरीर में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है? इसका सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे बीमारी से लड़ने में हमको मदद मिलती है। इसके बाद है व्हाई डज फीमेल मस्कीटो सक ब्लड। फीमेल मस्कीटो जो है वो खून क्यों चूसती है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, यानी मलेरिया को फैलाने के लिए वो जो है खून चूसती है। मैंने उसको पता नहीं, लेकिन ये हो जाता है। चलिए अगला सेट ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जिसका पहला है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन फूड। इनमें से कौन सा, ये देखिए 4 फूड का नाम है और आपको ये बताना है इनमें से कौन है जो भारतीय फूड नहीं है। देखिए इमरती एक तरह की जलेबी है, फिरनी और पैसम। पैसम जो है साउथ इंडियन फूड है और फिरनी जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है ये शायद पंजाब का कोई फूड है। लेकिन तिरामिसू ये हमारे यहाँ का फूड नहीं है, ये एक इटालियन क्विजीन है, ये एक इटालियन डेजर्ट है, मिठाई का नाम है जिसमें कॉफ़ी का फ्लेवर होता है। क्या होता है? कॉफ़ी का फ्लेवर होता है। तो ये इंडियन फूड नहीं है। साइट्स इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। साइट्स का क्या मतलब होता है? साइट्स का मतलब होता है, साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज, फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये इसका होता है क्या? फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या समझौता है? कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो लुप्त होने वाले, जो खतरे में पड़े हुए जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनको बचाने की एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है साइट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ऐसे इस तरह से होता है? तो इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जहाँ नीचे हर्बीवोरस होता है, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कार्निवोरस, थर्ड कार्निवोरस, एपेक्स प्रेडेटर। इस तरह से ये एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है। व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेक्टेड। ये जो अधिनियम है ये कब अप्लाई गया था? 1974 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आखिर किस बात से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था ओजोन लेयर को फटने से या उसका पतला होने से बचाने के लिए, ताकि हमें ओजोन लेयर जो है सूरज के जो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे बचाता है, इससे ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाया जा सके। तो इसका आंसर होगा सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, वो पदार्थ जो ओजोन लेयर को खराब करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी कंबशन हम लोग करते हैं, आग जलाते हैं, उससे हमारा जो ओजोन है वो खराब होता है। झूम कल्टीवेशन इन राजस्थान इज नोन एज, राजस्थान में जो झूम कल्टीवेशन होता है ये खेती करने का तरीका है। यानी पहाड़ी इलाकों पे जो है, जहाँ पे स्लोप्स होता है इस तरह से, वहाँ पे जो जंगल होते हैं उन्हें ड्राई करके जला दिया जाता है किसानों के द्वारा, और वहाँ की मिट्टी को खोद कर मानसून के पहले खेती के लायक बना के वहाँ खेती की जाती है। तब तक की जाती है जब तक कि वहाँ से अब पैदावार ना हो, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं तब तक कि वापस लौट के इसी जगह पे खेती ना करें। तो इससे वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है, उर्वरक शक्ति खराब हो जाती है और वो जगह जो है बंजर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो राजस्थान में ये जो झूम कल्टीवेशन होता है इसे कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं? वालरा। विच अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इनमें से कौन सा है वो जो फेमस है? देखिए फिरोजाबाद का जहाँ तक सवाल है ये बैंगल्स के लिए फेमस है, यानी कि चूड़ी के लिए फेमस है। जहाँ तक जालंधर का सवाल है ये जो है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए फेमस है, खेल का सामान। यहाँ पे है संगनेर यानी कि राजस्थान, यही होता है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। ये किसके लिए होता है? हैंड ब्लॉक के लिए। और जो भागलपुर बिहार है ये रेशम के लिए फेमस है। तो सही आंसर कौन होगा? हमारा 3 नंबर। विच फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट इनमें से किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इस तरह के जंगल जो है बहुतियात में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां बहुत चौड़ी और मोटी होती है और साल में एक बार अपनी पत्तियों को ये झाड़ देते हैं ताकि जो पानी की कमी से पेड़ सूख ना जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से कौन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? आंसर होगा अकबर टॉम, जो आगरा से आउटस्कर्ट्स में है, काफ़ी बाहर में है। तो अकबर टॉम नहीं होगा, ये है, ये है, ये है, ये नहीं होगा। हमारा आंसर होगा अकबर टॉम। अकबर टॉम अकबर के बेटे जहांगीर ने अपने पिताजी के मरने के बाद बनाया था, ठीक है, मकबरा। डेजर्ट ओक इज अ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट ओक जो है ये रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। इट हैज़ एडाप्टेशंस टू रिड्यूस द वाटर लॉस ड्यू टू इवापोट्रांसपिरेशन। द एडाप्टेशंस आर, ये एक रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है और इसका एडाप्टेशन इसने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि पानी का वाष्पीकरण होने के बाद भी अपने आप को बचा लेता है। और ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत ही कम पत्ते होते हैं, जड़ काफ़ी गहराई में जाता है पानी खोजने के लिए, और पानी जो मिलता है उसे अपने धड़ में, यानी जो ट्रंक होता है, जो पौधे का ट्रंक होता है, इसमें जमा कर लेता है। तो तीनों बातें सही है। व्हाट इज कू? कू क्या है? ये जो है कू क्या है? कू जो है ये है हाउस ऑफ भील ट्राइब। भील एक जनजाति है जो राजस्थान के उदयपुर में एक जनजाति है, मिलता है। वो लोग जो वहाँ जो भील जाति है, वो लोग जो घर बनाते हैं, उस घर को क्या बोला जाता है? कू बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ हर मैंने अपने स्लाइड में, ताकि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब हमें यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? मरिमुथु, योगानाथन, राजेंद्र सिंह, सलीम अली, जादव पेयांग। इनमें से अगर एक भी अगर आपको याद है ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको याद ना भी हो, सबसे फेमस नाम है सलीम अली। सलीम अली को क्या बोला जाता है? भारत का पक्षी पुरुष, यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको जितना पक्षी का नॉलेज है वर्ल्ड में किसी को नहीं है। यानी सी नंबर का आंसर कौन होगा? 4। अब बताओ सी का अगर 4 होगा तो खोजो ऑप्शन में सी का 4 कहाँ है? देखो केवल लास्ट ऑप्शन में देखो सी का 4। ये 2 है, नहीं होगा, ये 2 है, नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अगर इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का भी आंसर अगर आपको आता है तो बेशक उसको आंसर मारिए, बाकी आपके ऑप्शंस अपने आप आउट हो जाएंगे। बाकी अगर हम चेक करें तो मरिमुथु योगानाथन जो है ये होगा, इसे हम ट्री मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। राजेंद्र सिंह को हम लोग कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। जादव पेयांग को बोलते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4। पिकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड। भोजन को सुरक्षित रखने का, ठीक रखने का एक तरीका होता है पिकलिंग। और ये पिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग एक तरीका होता है जिसमें भोजन को विनेगर और सॉल्ट मिला के उसे सुरक्षित रखा जाता है। जैसे अचार बनाते हैं, पिकल से बनता है पिकलिंग। उसमें विनेगर और सॉल्ट मिला के जो है काफ़ी लंबे समय तक अचार को खाने योग्य बनाया जा सकता है ताकि उसे माइक्रोब्स या जीवाणु ना लगे। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज अवेलेबल मोर इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस जो है ज़्यादा होता है? सबसे पहले होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा कौन है? जिसकी मात्रा 75% के आसपास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन पार्लियामेंट? हमारा भारत का जो संसद है ये किन की चीज़ों से मिलकर बना है? तो हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और हमारा क्या है? राज्यसभा। इन तीनों से मिलके हमारा पार्लियामेंट बनता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? पानी का मुख्य गुण क्या है? पानी में कोई सेंट नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, रंग नहीं होता, कलरलेस होता है, और इसमें किसी भी तरह के नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर जो है नहीं होते हैं, यानी कि सभी के सभी सही है। आइडेंटिफाई द गेम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रीडर। नीचे एक पहेली दी गई है, इस पहेली को पढ़ के बताना है ये किस खेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड व्हाइट, देयर्स द किंग, द क्वीन एंड द नाइट। ये पोएम है। तो ये बताइए क्वीन, राजा, रानी और योद्धा कहाँ होता है? चेस में होता है। और कहाँ पे होता है? ये खेल का नाम चेस है। When is the World Ocean Day celebrated? है ना, वर्ल्ड महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना तो है नहीं। तो विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको एरिया के हिसाब से देखना है। तो एरिया के हिसाब से जो है वो कौन हो जाएगा? एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा राजस्थान। लेकिन अगर डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर मेंशन होगा तो उसका आंसर तब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि एरिया के हिसाब से, बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बड़ा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ये हमने कर लिया।
फ्लाइटलेस बर्ड्स फाउंड इन न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड में ऐसी पक्षी जो उड़ नहीं पाती। न्यूजीलैंड की पक्षी जो आप जानते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं उनके फेमस है उनके लिए, तो कौन सा है वो? न्यूजीलैंड का कीवी। ये एक उड़ ना पाने वाली पक्षी है, फ्लाइटलेस बर्ड्स है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप द इंसेक्ट, आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनका मुंह खुला रहता है और जैसे कोई कीड़ा उसके अंदर गिरता है उसका मुख जो है बंद हो जाता है, तो आखिर वो क्या करता है? इंसेक्ट से क्या लेता है? देखिए ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, ये ऐसी मिट्टियों में पैदा होते हैं जिन मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन होता है, और इसी नाइट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर कैद करते हैं, उसको खा जाते हैं, उसे सोख लेते हैं ताकि उनको क्या मिल सके? नाइट्रोजन मिल सके और ये जीवित रह सके। ओबेसिटी इज मेनली कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ डैश फूड, मोटापा किसके ज़्यादा खाने से ये हो जाता है? ये होता है एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, ये फैट हो गया, ये भोजन जो ज़्यादा एनर्जी देते हैं इसको ज़्यादा खाने से मोटापा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट इन ईवीएस क्लासरूम इज कंसिडर्ड एज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ईवीएस के क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं तो उनकी कौन सी ऐसा गुण है जो एक ईवीएस क्लास के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट माना जाता है? देखिए, एक तो है लिसन एवरीथिंग केयरफुली, मतलब टीचर पढ़ा रहा है तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, कि ये तो है ही। अंडरस्टैंड ऑल द मेन कॉन्सेप्ट इन डिटेल, देखिए सारे कॉन्सेप्ट डिटेल समझना ये पॉसिबल नहीं होता। आप सब कुछ पढ़ा देंगे और आप ये सोचेंगे कि सारे बच्चे समझ गए, ये तो आप भी जानते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ये तो खैर सब चाहते हैं लेकिन ये भी होता नहीं है। मेमोराइजेज व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम, क्लास में जो पढ़ाया सब याद कर लो, ये दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। एबल टू अप्लाई द लर्नड कॉन्सेप्ट इन हिज डेली लाइफ, यानी कि ईवीएस से क्लास में चूंकि हम एनवायरनमेंट, सोशल साइंस और साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम जो कुछ भी सीखते हैं हम कोशिश करें कि अपने डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए। अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई के जो भी है, हम घर जाके जो खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग में ये घूमना चाहिए कि हमने जो आज क्लास में पढ़ा कि अलग अलग फूड में अलग अलग विटामिन पाया जाता है, तो हम अभी जो खा रहे हैं उसमें कौन सा विटामिन है, मिनरल है। जब इसे रिलेट कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट माना जाता है कि आप ईवीएस के ज्ञान को डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। दिस टेक्निक हेल्प्स इन अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन द लर्नर्स एंड ड्रॉइंग अटेंशन अमंग देम इन एन ईवीएस क्लासरूम। दिस टेक्निक इज नोन एज, यानी ईवीएस के क्लासरूम में बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक को अपनाया जाता है? देखिए, अराउजिंग क्यूरियोसिटी कि क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे हो गया, इसके लिए सबसे अच्छा होता है हमारा क्वेश्चनिंग। जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो बच्चा हमेशा क्यूरियस रहता है, अलर्ट रहता है कि जो चीज़ें बताई गई हैं इसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, तो इसका जवाब हम दे पाए। द ईवीएस टीचर वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सो दैट देयर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैन बी नरिश्ड वेल। Which of the following teaching methods of EVS is most suitable to adapt for this condition? कह रहा है कि EVS का टीचर जो है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? आप अगर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं रेकलेसली, तो आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया वो इफेक्ट है। कारण क्या था? लापरवाही से गाड़ी चलाना, तो लापरवाही से गाड़ी चलाना कॉज है, एक्सीडेंट हो, दुर्घटना होना, चोट लगना, वो क्या है? इफेक्ट है। ये चीज़ अगर एक ईवीएस टीचर अपने ईवीएस क्लासरूम में सिखाना चाहता है तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है? इसका सबसे अच्छा मेथड होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट में ही ना हम कारण बताते हैं, उसका प्रभाव बताते हैं, क्या कॉज था, क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है। विच ऑफ दीज इज आर एन एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग माने जहां पे आप खुद करके चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, इनमें से कौन जो है इसका एडवांटेज होता है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो चीज़ें हम काल्पनिक तौर पे सोचते हैं, दिमाग में एज्यूम करते हैं। अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई मल्टीपल सेंसेस, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, आँख, नाक, कान, मुंह, चौथा जो है टेस्ट, इसको सभी को अप्लाई कर पाते हैं। इंटीग्रेट मल्टीपल टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग यानी सीखने और सिखाने के जो अलग अलग मेथड है ये अप्लाई हो पाते हैं। सभी पॉजिटिव बात है, ऐसे सवालों का जवाब कभी कोई नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव आंसर है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। एडवांटेज सारे के सारे एडवांटेज है। इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, सही है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, सही है। बिरजू महाराज कथक एक्सपोनेंट है, ये भी सही है। लेकिन अमजद अली खान बांसुरी नहीं बजाते हैं, ये सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद। ये गलत था, ये आंसर हो जाएगा।
मैच द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वो कपड़ों में जो हाथों का जो काम होता है वो दिया हुआ है और किस स्टेट में होता है, चिकन करी। अगर इनमें से भी कोई एक अगर आपको पता है तो इस उम्मीद में है कि आपको आंसर मिल जाएगा। चिकन करी बहुत ही फेमस नाम है और ये जो है लखनऊ का एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है। ए का 2 नंबर खोजिए, देखिए यहाँ तीनों में है, लेकिन 4 नंबर तो आउट हो गया ना, एक आपका आउट हो गया, ठीक है। इसके देखिए कलमकारी, कलम का मतलब होता है पेन, ठीक है। और कलमकारी जो है ये भी कपड़ों पे किया जाने वाला एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है और ये आंध्र प्रदेश की, ये कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश की एक ये है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी का, ये कौन होगा, 4 होगा। तो ए का हो गया 2 नंबर और बी का हो गया हमारा 4 नंबर। तो ये गलत है, ये गलत है, हमारा आंसर क्या होगा ये। और देखते कंठा, कंठा जो है बंगाल का एम्ब्रॉयडरी वर्क है और कसूती ये नॉर्थ कर्नाटका या कर्नाटका का एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है। व्हाट इज मकर संक्रांति, मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति कुछ नहीं है, लूनर एक्लिप्स है, जो चंद्र ग्रहण जो हम लोग कहते हैं, जो 14 या 15 जनवरी को होता है, जो विंटर के खत्म होने का सूचक होता है कि शीत ऋतु खत्म हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। राजस्थान ड्रेस फेमस एट द नेशनल लेवल, राजस्थान का वो कौन सा कपड़ा है जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका सही जो आंसर होगा, आपने देखा होगा फिल्मों में, ये है जोधपुरी कोट। क्या होगा आंसर, जोधपुरी कोट। कंसीडर द फॉलोइंग कॉजेज फॉर सॉइल पोल्यूशन, यानी मिट्टी प्रदूषण के जो कारण है इसकी बातों को देखिए, बताइए कौन सा जो है सही होगा। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, यानी अंधाधुंध तरीके से बिना सोचे समझे कीटनाशक दवाओं का मिट्टी में इस्तेमाल करना। अर्बनाइज होने के कारण जो है मिट्टी का पोल्यूशन होना, शहरीकरण होगा तो पेड़ पौधे काटेंगे, जंगल काटेंगे, घर बनाएंगे तो मिट्टी खराब होगी। और डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल एरोजन, पूरे के पूरे जंगल आप साफ कर दे रहे हैं तो मिट्टी तो खराब होगी ही होगी। तो तीनों ही कारण है, यानी कि ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों जो है मिट्टी के प्रदूषण के कारण है। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ है हमारे राज्य में, ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है, ये है गुजरात में, जहाँ पे मैकैक बंदर जो है बहुत ज़्यादा उसकी जो प्रजाति है पाई जाती है। इन विच ईयर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया था, ये मैंने पहले ही बताया था, 1986 में। 1986 में। हर्बीवोर्स फॉर्म द डैश ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, एक जो फूड चेन होता है जहाँ सबसे पहले स्टेज में कौन होता है, हर्बीवोरस, और दूसरे स्टेज में प्रोड्यूसर्स होते हैं, और दूसरे स्टेज पे कौन होते हैं, हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी प्राणी जो होते हैं वो सेकेंड लेवल के होते हैं। यानी कि क्या होगा ये, यहाँ डियर होता है, काऊ होता है ना। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा तटीय जो स्थल है किसका है, तो ये होगा गुजरात का सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र है जो लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। सुंदरबन इन इंडिया इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट, भारत में जो सुंदरबन है यानी जो बंगाल में है, ये किसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, तो ये होगा टाइडल फॉरेस्ट, यानी कि ज्वार भाटा के जरिए जो डेल्टा बनता है, गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा वगैरह में जो डेल्टा बन जाता है, वहाँ पे मैंग्रोव जैसे पौधे जो हैं उगाते हैं, जो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं और जो सुनामी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो ये वहाँ पे सुंदरी नाम का पेड़ भी उगता है और इसलिए उसका फेमस नाम जो है सुंदरबन कहा जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर बहुतायत में वहाँ पाया जाता है। तो ये टाइडल फॉरेस्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर, अगर मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब अगर 10 मीटर है ऑन द ग्राउंड, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज, तो इसका RF कितना होगा, ये ज्योग्राफी का मैटर है। ये क्या होगा, ज्योग्राफी का मैटर है कि अगर 1 सेंटीमीटर अगर 10 मीटर है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1 सेंटीमीटर को 1 लिखेंगे और 10 मीटर को लिखेंगे हम लोग 1000, ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएगा, इसका आंसर होगा 1/1000, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Who was awarded मैग्सेसे अवार्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर इंडिया, बारिश के पानी को इकट्ठा करके पीने लायक बनाने के लिए जिसने इसमें पायनियर का काम किया है, अग्रदूत का काम किया है, वो कौन है, उनका नाम है राजेंद्र सिंह, और इन्हीं को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया। वेयर इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, बोला कि हमारे देश में 5 नदियों का जो संगम स्थल है, ठीक है, वो हमारे देश के मंदिरों का शहर से अगर देखें तो किधर है भारत के नक्शे में। देखिए भारत का जो नक्शा है, ठीक है, मैं एक रफली मैं बनाता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे है, देखिए द टेम्पल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया, ये कौन है? भुवनेश्वर, जहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर पाया जाता है, भुवनेश्वर यहाँ है। और यहाँ अगर देखें यानी कि उधर नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे कौन है? पंजाब। और पंजाब क्या है? जिसे कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो अगर आप भुवनेश्वर से पंजाब को देखेंगे इस तरह से, ये किस दिशा में होगा? अगर दिशा हम बनाए तो ऐसे होता है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। और जो डायगोनल एंगल होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट और इसे कहते हैं साउथ ईस्ट। तो भुवनेश्वर यहाँ है, पंजाब यहाँ है। देखिए इस तरह का बन रहा है डायगोनल, तो ये किस दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट में है। तो हमारा सही आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। वन ऑफ द ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, हमारे देश में जो सूखी खेती होती है, ठीक है, किसकी होती है? इसका सही आंसर होगा मिलेट। मिलेट की खेती को हम लोग ड्राई फार्मिंग कहते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर फूड स्पॉइलेज आर, यानी कि भोजन जो खराब हो जाता है ना, भोजन जो खराब हो जाता है, भोजन में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, वो खराब कब होगा? जब उसको और ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाएगा या उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। दोनों ही केस में भोजन जो है खराब हो जाता है। आंसर होगा गेन और लॉस ऑफ मॉइस्चर। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम ऑफ बास्केटबॉल के खेल में टीम में कितने मेंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा 5 मेंबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस? ईवीएस की अवधारणा को प्रेजेंट करने के लिए इनमें से किस अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं? कह रहा है सिंपल अप्रोच, प्रोजेक्ट अप्रोच, डिस्कवरी अप्रोच। ये सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तीनों का इस्तेमाल क्लास में ईवीएस को पढ़ाने के लिए किया जाता है। सिंपल अप्रोच माने लेक्चर मेथड से देखे, डेमोन्स्ट्रेट करके। डिस्कवरी बच्चों खुद बोलिए, आप बाहर जाओ, पौधे रोपो, देखो फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है ना। प्रोजेक्ट दे सकते हो कि घर में जाके इसका मॉडल बना के लाओ, घर बना के लाओ, पेड़ पौधे बना के लाओ, कार बना के लाओ, है ना। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, इसका पिक्चर पाई चार्ट बना के लेके आओ, सभी कारगर है। द सन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? सन किससे बना हुआ है? इसे कहते हैं HH, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज आर यूजुअली फाउंड इन विलेज? गाँव में आज भी किस तरह के परिवार मिलते हैं? तो दादा दादी, नाना नानी, भाई भैया भाभी सब एक ही परिवार में मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। हम लोग इसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्लास आज आप लोगों ने देखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने शुरू से अंत तक देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है हर क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन करने की। भूल त्रुटि कहीं हो सकती है, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, भूल हो ही सकती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने किया है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जहाँ पे स्टैटिक जीके क्वेश्चन तो हैं ही, हेल्थ, हाइजीन और डिजीज से, और साथ में 60 बहुत इंपॉर्टेंट ईवीएस पेडागोजी के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कई सारे प्रीवियस एग्जाम में सीटेट, रीट या एचपी टेट, यूपी टेट, डब्ल्यूबी टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करके देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसका फ्रेमवर्क कैसा है और उसकी परीक्षा कैसे होगी, यार आपको सवालों को कैसे अप्रोच करना है, सवालों के जवाब कैसे देने हैं, है कि नहीं। सवाल एग्जाम में ठीक से पढ़े, धैर्य रखें, है ना, कूल एंड काम रहे, सवालों को दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, सवाल आपको आंसर देगा, सवालों में ही सारे सवालों के जवाब रहते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी चली है, तो एक बार लाइक कर दे, शेयर, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि ऐसी और भी जो वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपसे दोबारा मेरे साथ अगले वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। तब तक आप सभी अपना रखें पूरा ख्याल, और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से रहें, छठ मैया आप सबका भला करें, ठीक है, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। इसी कामना के साथ आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। थैंक यू।